Hello everyone, this is अनामिका वर्मा and you are watching लव वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज से हम इंडियन पेनल कोड 8060 की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारा जो आईपीसी का लास्ट सेक्शन 511 तक कवर नहीं हो जाता तब तक। अगर आप लोग का ऐसे ही हमें सपोर्ट मिलता रहा तो गाइस, ये सीरीज़ उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो इनफैक्ट जो लोग हैं जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं है, जिनके लिए कोई गाइडेंस ही नहीं है, जो ये सोचते हैं कि भाई हम जुडिशरी की प्रिपरेशन करें तो कैसे करें। ये सीरीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इतना शेयर करिए कि ये जो सीरीज़ है, ये जो वीडियो है, वो उन लोगों तक पहुंच सके और उनकी कुछ हेल्प हो सके। ओके गाइस, तो हम आज से स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट और आज का टॉपिक है हमारा जनरल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। तो गाइस, आज के पार्ट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या कवर करेंगे। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेनल कोड कवर करेंगे, एंशिएंट क्रिमिनल लॉ क्या थे, कौन कौन से थे वो देखेंगे, आईपीसी का जो डेवलपमेंट था वो कैसे हुआ उसको डिस्कस करेंगे, और इंडियन पेनल कोड का जो स्ट्रक्चर है उसको भी आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और आप देखिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है और आईपीसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आइए गाइस, अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ आईपीसी। ओल्ड इरा में, पुराने समय में कोई भी लॉ नहीं था, कोई भी रूल नहीं था। तो पहले होता क्या था, मतलब ऑफेंस जो करता था उसे पनिशमेंट कैसे दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी पर्सन ऑफेंस करता था, कोई इलीगल एक्ट करता था, कोई क्राइम करता था, कोई एक्ट ऐसा करता था जो क्राइम से रिलेटेड होता था, तो उसको पनिशमेंट वही मिलती थी जो कि उसने ऑफेंस किया है, जो कि उसने एक्ट किया है। और इसका जो प्रिंसिपल था, पुराने समय में जो पनिशमेंट मिलती थी उसका जो प्रिंसिपल था वो था ए टूथ फॉर टूथ, एन आई फॉर एन आई, ए लाइफ फॉर ए लाइफ एंड ए लेग फॉर ए लेग। मतलब कि ये हुआ कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की टांग तोड़ देता था तो पनिशमेंट के रूप में जिस पर्सन ने टांग तोड़ी है उसकी भी टांग तोड़ दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल गाइस, जो ए पर्सन है उसने बी का हाथ तोड़ दिया, तो इसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो ये मिलेगी कि जो ए ने बी का हाथ तोड़ा है तो ए का भी हाथ तोड़ दिया जाएगा पनिशमेंट के स्वरूप। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो प्रिंसिपल है वो आया कहाँ से है। ये जो प्रिंसिपल है वो हमारे जो पनिशमेंट की थ्योरीज हैं उनमें से एक थ्योरी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये प्रिंसिपल वहाँ से लिया गया था और ये थ्योरी बहुत सारे कंट्रीज़ में अभी भी चलती है। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, होता ये है कि इंडिया में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने लगता है, मतलब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सुधरने लगती हैं। तो जो पनिशमेंट जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी के थ्रू दी जाती थी वो अब धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो जो पर्सन थे जिनको पनिशमेंट मिलती थी तो वो कंपनसेशन दे देते थे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ए ने बी का हाथ तोड़ा है तो बी चाहे तो बी ए को पनिशमेंट ना दिला के, मतलब कि उसका हाथ ना तोड़ा के वो कंपनसेशन ले लेगा, कुछ मनी ले लेगा और ए को माफ़ कर देगा। मतलब कि ये कि जिसके अगेंस्ट ऑफेंस किया जाता था वो अब कंपनसेशन में भी राजी होने लगे थे, और जो कंपनसेशन दिया जाता था उसे वो एज ए जस्टिस एक्सेप्ट कर लिया करता था। मतलब कि अगर ए ने कंपनसेशन दिया और बी को कंपनसेशन मिला तो जो बी है जो कंपनसेशन लेगा वो एज ए जस्टिस एक्सेप्ट करेगा कि हाँ उसे न्याय मिल गया है एज ए कंपनसेशन के रूप में। ओके गाइज, अब क्या हुआ,
हमारे क्रिमिनल लॉ के 3 हेड भी हुआ करते थे इस टाइम हम क्रिमिनल लॉ के जो हेड हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे ये चार्ट भी बना रखा है। इसमें फर्स्ट था हमारा एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ, सेकेंड है मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ और थर्ड हमारा आता है इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। तो एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ में क्या हुआ करता था, इसमें जो ऑफेंडर था, जो ऑफेंस करता था, उसको पनिशमेंट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मिला करता था। मतलब कि हिंदू के जो रिचुअल्स वगैरह थे उसके अकॉर्डिंग मिला करता था। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं, अगर कोई ए है और वो ब्राह्मण है और बी है वो कोई SC ST है, ये समझ लीजिए, तो फिर जो ए और बी ने सेम ऑफेंस किया है बट ए को पनिशमेंट कम मिलती थी और बी को पनिशमेंट ज़्यादा मिलती थी, तो इस टाइम कास्ट के बेस पे पनिशमेंट भी दिया जाता था हिंदू क्रिमिनल लॉ के अंडर। अब आते हैं हम मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ पे। जो मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ है उसमें जो पनिशमेंट है वो कुरान के बेस पे दी जाती थी और इसके जो फोल्ड है वो 4 फोल्ड है जिसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलती थी। फर्स्ट है क्विसास, सेकेंड है दय्यत, थर्ड है हद और फोर्थ है ताजीर। तो जो हमारा फर्स्ट फोल्ड है जो क्विसास है उसमें पनिशमेंट कैसे मिलती थी, उसमें जैसे को तैसा ही पनिशमेंट मिलता था। ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे को तैसा, मतलब कि जो हमारे पहले जो हम पढ़ चुके हैं अभी ओल्ड एरा में जैसे पनिशमेंट दी जाती थी रिफॉर्मेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसी बेस पे क्विसेस में भी पनिशमेंट दी जाती थी। अब हमारा जो सेकेंड फोल्ड है वो है दय्यत। अब दय्यत में ये होने लगा कि भाई आपने ऑफेंस किया है तो आप मनी दे दीजिए, आप कंपनसेशन दे दीजिए, तो आप वो एज ए जस्टिस एक्सेप्ट कर लीजिए। मतलब कि जो अभी हमने पढ़ा जस्ट वही है, दय्यत के थ्रू वैसे पनिशमेंट दी जाती थी एज ए फाइन। और थर्ड हमारा फोल्ड है हद। हद में क्या होता था कि इसमें कुछ जो थे मतलब ऑफेंस थे वो डिफ़ाइन कर दिए गए थे, जैसे रेप हो गया, थेफ्ट हो गया, ये सारे ऑफेंस डिफ़ाइन कर दिए गए थे। और हद के थ्रू जो मतलब पनिशमेंट दी जाती थी वो फॉर एग्जांपल बता देते हैं आपको कि अगर कोई ए पर्सन है वो थेफ्ट करता है तो उस पर्सन के हाथ काट दिए जाते थे इस लॉ के इस हद फोल्ड के थ्रू, कि भाई हाँ इसने थेफ्ट किया तो इसके हाथ काट दो, तो उसे एज ए जस्टिस ले लिया जाता था। और इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी वो डेथ पेनल्टी तक थी। अब फोर्थ फोल्ड आता है हमारा क्या, ताज़ीर। ताज़ीर में कैसे पनिशमेंट दी जाती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पनिशमेंट में क्या मतलब क्या देना है क्या नहीं देना है ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि भाई हाँ इसने थेफ्ट किया है तो इसके हाथ काटने हैं, ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई भी मेंशन नहीं किया गया था। इसमें डिपेंड करता था कि जो जज है मतलब कि जो पनिशमेंट दे रहा है वो क्या डिसाइड करता है, वो पनिशमेंट क्या देता है। ओके गाइज, अब हम आते हैं थर्ड एंशिएंट क्रिमिनल लॉ पे, जो कि हमारा आता है इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। यहीं से हमारा जो इंडियन पेनल कोड है उसका भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। इंग्लिश लॉ में जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी, मतलब कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी, उस टाइम मुस्लिम क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल हो रहा था हमारी इंडिया पे। और 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर अपना अधिकार कर लिया था। अब भाई अधिकार तो कर लिया था तो वहाँ के लोग जो ऑफेंस करेंगे तो उन्हें भी तो पनिशमेंट देनी थी। तो इन्होंने क्या किया, पनिशमेंट देने के लिए उन्हें एक मतलब लॉ की ज़रूरत थी, तो उन्हें ये जो मुस्लिम लॉ था उसके फेवर में नहीं थे वो, तो वो क्या करते थे,
तो वो जो खुद के बेस से थे वो पनिशमेंट दे देते थे, और उन्हें ये लगता था कि जो मुस्लिम लॉ में है बहुत सारे डिफेक्ट हैं। तो उस टाइम ही उन लोगों ने इन डिफेक्ट को रिमूव करने का सोचा, और उन्होंने इन डिफेक्ट्स को रिमूव करने का फर्स्ट स्टेप उठाया, और ये स्टेप वारेन हेस्टिंग के द्वारा उठाया गया था। और जो हमारे वारेन हेस्टिंग थे ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब ये देखते हैं कि जो वारेन हेस्टिंग्स थे, जो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने फर्स्ट स्टेप उठाया क्या? उन्होंने फर्स्ट स्टेप ये उठाया कि जो पनिशमेंट दी जाती थी वो ऑफेंस के प्रोपोर्शनल में बांटने की कोशिश उन्होंने की। मतलब कि अगर भाई कोई ज़्यादा बड़ा ऑफेंस कर दिया है किसी ने तो उससे पनिशमेंट ज़्यादा मिल जाएगी, किसी ने छोटा ऑफेंस किया है तो उससे पनिशमेंट कम मिलेगी। बट इन्होंने जो फर्स्ट स्टेप उठाया पनिशमेंट के प्रोपोर्शन में बांटते हुए, वो हमारे इंडिया के ऑल प्रेसिडेंसीज में एप्लीकेबल नहीं हो पाई। बस बंगाल प्रेसिडेंसी थी जो अंग्रेज़ों के अंडर आती थी, मतलब अंग्रेज़ों का आधिपत्य इस पर कर लिया गया था, उस पर ही ये एप्लीकेबल हो पाया। बट इसका भी थोड़ा रिज़ल्ट मिला। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी उन्होंने भी जो रूल थे उन्हें प्रिवेल कर दिया था। कुछ रूलों को जो उन्हें अच्छे नहीं लगे, जो मतलब उन्हें लगा कि हाँ भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसने जो रूल सही बनाए हैं इस ऑफेंस के लिए, तो उन्होंने वो सारे रूल अडॉप्ट कर लिए यहाँ से। कुछ टाइम बाद ये रियलाइज़ किया गया कि भाई कोई कोडिफाइड लॉ होना चाहिए, ऐसे कैसे पनिशमेंट देते रहेंगे और कब तक देते रहेंगे। तो क्या हुआ, एक गवर्नर आए हमारे इंडिया में। कौन आए? एक गवर्नर आए, एल्फिंस्टन। क्या नाम था उनका? एल्फिंस्टन। उन्होंने एक कोड को बनाया जिसमें 41 सेक्शन थे, और इस कोड का नाम एल्फिंस्टन कोड रखा गया। ये जो एल्फिंस्टन कोड था वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया, मतलब कि ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1833। अब ये चार्टर एक्ट क्या होता है गाइस? जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो जब आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें ये सारा कवर किया जाएगा, और वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि चार्टर एक्ट 1833 क्या होता है और उसमें क्या क्या कवर किया जाता है। तो चार्टर एक्ट 1833 आया तो उसके अंडर, उसके थ्रू ही ऑल इंडिया लेजिस्लेचर को बनाया गया और लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया। अब जो लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया था इसे ही फर्स्ट लॉ कमीशन कहा जाता है, जो कि 1834 में अपॉइंट की गई थी। 1833 में हमारा चार्टर एक्ट आया और 1834 में ये लॉ कमीशन अपॉइंट कर दी गई थी। और इस लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मैकाले। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, लॉर्ड मैकाले। इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ आईपीसी या आईपीसी किसने लिखा, वो है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की ही अध्यक्षता में इंडियन पेनल कोड को ड्राफ्ट किया गया, और ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई 1850 में, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1856 को प्रेजेंट किया गया। मतलब कि जो इन्होंने ड्राफ्ट किया था इंडियन पेनल कोड, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1856 में प्रेजेंट कर दिया गया था। और ये जो बिल था हमारा इंडियन पेनल कोड वाला बिल, वो 6 अक्टूबर 1860 में पास कर दिया गया था। अब भाई पास तो कर दिया गया, अब इसको इनैक्ट या इसको ऑपरेशन में कब लिया गया, तो इसको 1 जनवरी 1862 में ऑपरेशन में ले लिया गया, और ये एप्लीकेबल होने लगा हमारे होल ऑफ इंडिया पे। जो पहले था उसमें जम्मू कश्मीर इंक्लूड नहीं होता था, तब जम्मू कश्मीर के लिए एक
अलग पेनल कोड था, रग्बी पेनल कोड। बट 2019 में जो हमारा अमेंडमेंट आया है उसके बाद हमारा जो इंडियन पेनल कोड है वो भी जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल होने लगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी में क्या है। पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई आईपीसी होता क्या है। इंडियन में जितने भी क्राइम होते हैं, इंडिया में जितने भी क्राइम होते हैं, उनकी जो पनिशमेंट बताई गई है वो इंडियन पेनल कोड में बताई गई है। अब भाई पनिशमेंट बताई गई है तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पनिशमेंट किसकी बताई गई है, किन चीज़ों की बताई गई है। तो जो एक्ट हैं, जो एक्ट किए गए हैं, जो लॉ के अगेंस्ट जाके क्राइम किए गए हैं, तो उन एक्ट की पनिशमेंट यहाँ मेंशन है कि भाई मतलब कितने ईयर तक आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, क्या फ़ाइन मिलेगा, और अगर आपने फ़ाइन नहीं दिया है उस डिफ़ॉल्ट में भी आपको इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। उसका टाइम पीरियड क्या होगा क्या नहीं, ये जब हम आगे इस सीरीज़ को बढ़ाएंगे तब हम सारे ये चीज़ें कवर करेंगे। आईपीसी में सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट मेंशन है, बट इसका जो प्रोसीजर है भाई, मतलब पनिशमेंट मिलेगा कैसे, ये प्रोसीजर हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेंशन है कि कैसे ट्रायल होगा, कैसे पनिशमेंट मिलेगा, कैसे एविडेंस रखे जाएंगे कोर्ट के सामने। अब क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि आईपीसी जो है वो प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है। गाइज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे एग्जाम में आ भी जाता है कि आईपीसी इज़ अ प्रोसीजर कोड और सब्सटेंटिव कोड। तो इसका आंसर ये है कि हमारा जो आईपीसी है वो प्रोसीजरल कोड नहीं है, प्रोसीजरल लॉ नहीं है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। और जो सीआरपीसी है वो प्रोसीजरल लॉ है। आईपीसी में कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं? तो आईपीसी में जो टोटल चैप्टर हैं वो 23 हैं और टोटल सेक्शन 511 है, 511 हैं। अब आईपीसी को किसने बनाया वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, लॉर्ड मैकाले जी ने बनाया। और ये कौन से कमीशन के द्वारा बनाया गया? ये फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा बनाया गया। आई होप गाइज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और आईपीसी का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, क्या हुआ। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इस चीज़ की नीड है, जिन्हें ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।